Hi and hello everyone. I hope you're doing absolutely fine. Most welcome to the very first video in the NCERT निचोड़ सीरीज. आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1. मैं इसको 3 या 4 पार्ट्स में इस चैप्टर को करवाऊंगा. वीडियो शॉर्ट प्रिसाइज रहेंगे जो तुम्हारे दिमाग में सीधा बस जाएं, घर घर जाएं एकदम से. ठीक है. अब हम ना ही सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बिकॉज पढ़ते 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 तो सब हैं, सब आके पढ़ा देते हैं, चले जाते हैं. मुद्दा क्या है? मुद्दा है रिटेंशन. मुद्दा क्या है? सर एनसीईआरटी की लाइन याद नहीं हो रही, सर बार बार सिली मिस्टेक हो जा रही. उसका भी सोल्यूशन यहाँ पर है. क्या सोल्यूशन है, क्या करना है, कैसे करना है, ये एक सरप्राइज है और ये वीडियो के अंत में बताऊंगा. कुछ बहुत 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 खास चीज़ें तुम्हारे लिए. अभी हम लोग एनसीईआरटी माता, इस सीरीज़ की शुरुआत में हम लोग एनसीईआरटी माता को सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे प्रणाम कर लेना, बिकॉज यही सब कुछ है एक नीट एस्पिरेंट के लिए. अगर बायोलॉजी में कुछ और को तुमने हाथ भी लगाया तो समझ लो पाप है. याद रखना, एमसीक्यू के लिए कुछ भी लगाओ, लेकिन थ्योरी के लिए सिर्फ यही 2 पुस्तकें हैं जो पढ़नी है तुम्हें. याद रखना इस चीज़ को. ठीक है. तो एनसीईआरटी माता की जय करते हुए लेट अस बिगिन विद दी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, फिर मैं तुम्हें 2 सरप्राइजेस बताऊंगा. मैं हल्का सा एक झलक दिखा देता हूँ. एक सरप्राइज कुछ यूं है, एक सरप्राइज कुछ यूं है. अब हम आते हैं एनसीईआरटी माता के पास. ठीक है. आई लेट यू नो अबाउट दीज थिंग्स लेटर. ठीक है. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बहुत ही खूबसूरत चैप्टर नहीं माना जाता है किसी भी एस्पिरेंट द्वारा, बिकॉज बहुत रटना है. हम यहाँ पर क्रिटिकली समझते हैं ये माता यहाँ पर हमसे कहना क्या चाहती है. पहले एक ओवरव्यू लो. ठीक है. ध्यान से आंखों में आंखें डाल के हम बात करेंगे इस मुद्दे पे. अच्छा, एक और चीज़, दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अगर तुमने ये चैप्टर पहले कभी पढ़ा है तो एक बार खुद एनसीईआरटी रीडिंग लगा के इसको मेरे साथ आओगे तो बहुत ज़्यादा समझोगे. ऐसे भी समझोगे नो डाउट, बट एक बार खुद पढ़ोगे ना तो और रिलेट कर पाओगे मेरे साथ. समझ रहे हो बात को? चलो अब शुरू करते हैं. माता इस चैप्टर में सबसे पहले 2 पेजेस में ये डिस्कस करती हैं कि क्लासिफिकेशन के अभी तक कितने करीब करीब अटेम्प्ट्स हुए हैं, उन अटेम्प्ट्स में क्या कहा गया है, किस बेसिस पर कहा गया है. उसके बाद माता 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर आएंगी. 5 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया तक माता चलेंगी. हम यहाँ पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस को हम मेनली डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर आगे 2 चैप्टर आएंगे जिसमें हम बाकियों को पढ़ रहे होंगे. ठीक है. यहाँ से डिस्कशन शुरू होता है. सिंस द डॉन वन टाइम पास है, मैं सीधा काम की बात से शुरू करता हूँ कि सबसे पहला यहाँ पे लाइन आती है, अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. अरिस्तु, ये नाम तुमने सबने सुना होगा. यही अरिस्टोटल वो महान आदमी थे जिनने, देखो अरिस्टोटल एक ऐसे आदमी थे जिन्हें बहुत चीज़ों में थ्योरी दी. उन्होंने दी थ्योरी किस में? उन्होंने थ्योरी थी जूलॉजी में दी, बॉटनी में दी, इकोनॉमिक्स में दी, फिजिक्स में दी, केमिस्ट्री में दी. जहाँ जहाँ उनको मौका लगा हर जगह वो अपना ज्ञान दे आए. ज्ञान की बात है, करनी चाहिए. तो अगर एग्जाम में कुछ, ये पहला क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से अगर लाइन बेस्ड आए कि हु वॉज द अर्लीस्ट to attempt a scientific basis of classification. Now what was his basis? His basis was simple morphology. मतलब कोई कैसा दिख रहा है उसको उस हिसाब से ग्रुप में डाल दो. इस बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया. पेड़ पौधों को उनने 3 कैटेगरी में डाला. जो सबसे बड़ा है वो है ट्री, जो मीडियम है वो है क्या? श्रब, और जो सबसे छोटा है वो है क्या? हर्ब. तो इन 3 कैटेगरीज में इनने इसको पर्टिकुलरली डाला. ठीक है. जब बात आई एनिमल्स की तो उनने कहा ऐसा है, एक दिन मेरे पैर के नीचे कॉकरोच आया, उसका खून लाल नहीं था. तो उन्होंने क्या कहा? ऐसा जस्ट जोकिंग. ठीक है. तो उन्होंने प्लांट का 3 ग्रुप बनाया, ट्री, श्रब और हर्ब, और एनिमल्स का बनाया 2 ग्रुप. एक ऐसा ग्रुप जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है. तो इतने से क्या क्वेश्चन आएंगे? पहला, अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कौन? अरिस्तु या अरिस्टोटल. प्लांट को 3 पार्ट में, ट्री, श्रब और हर्ब, और एनिमल्स को 2 पार्ट में, लाल खून या तो क्या? बिना लाल खून. इसको इनाइमा अनाइमा कहते हैं. कोचिंग वोचिंग में लोग पढ़ाते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते ये सब. ठीक है. तुम खाली लाल खून, नो लाल खून याद रखना. इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन किसके द्वारा आता है, ये बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए जानना. उसके बाद अगला आता है लिनायस. बाबा लिनायस ने दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और इन्होंने दिया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. साथ साथ इनके 2 किंगडम कौन से थे? एक किंगडम था प्लांट, एक किंगडम था एनिमेलिया. माता यहां तक हमें बताती हैं. ठीक है. इनने बोला प्लांटे में प्लांट आएंगे, एनिमेलिया में एनिमल आएंगे. बहुत सिंपल से लॉजिक पर इनने एक्सप्लेन किया. अब पहले हम एक बार बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ की प्रॉब्लम क्या थी. मेरे पास फंगस है, किस में डालोगे? प्लांट में कि एनिमल में? क्या मैं सिर्फ अगर 2 कैटेगरी बनाता हूं, जैसे मैंने कहा कि दुनिया के सारे जीव जंतुओं को 2 कैटेगरी बनाओ, या तो प्लांट बनाओ या तो एनिमल. पहली बात, मैं कैटेगरी इसलिए बना रहा हूं जिससे मुझे चीज़ों को जानना आसान हो. अब मान लो मैंने कैटेगरी बना दी तो प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको समझते हैं. माता आगे क्या बोलती हैं, ध्यान से सुनना. माता कहती हैं कि इस सिस्टम से
हमें फर्क नहीं पता चला। क्या हम लाइन को कोट करेंगे? डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। क्योंकि प्लांट में यूकैरियोट है, एनिमल में भी यूकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट को कहाँ डालें? ये वाला सवाल आता ना कि बैक्टीरिया कहाँ डालोगे, ये बताओ, नहीं डाल पा रहे थे। हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि मान लो क्लोरेला क्लामाइडोमोनास है, सिंगल सेल वाले हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, प्रोटोजोआन से सिंगल सेल वाले स्ट्रक्चर है, कहाँ डालोगे? इनके लिए सेग्रीगेशन नहीं कर पाए। मतलब क्लासिफिकेशन हम इसीलिए करते हैं जिससे हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में बांट पाएं। ग्रुप में बांट पाएंगे तो हम उनको पढ़ पाएंगे। अब उन्हें पढ़ने के लिए लॉजिकल क्लासिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या निकलेगा वो सुनो कि लिनायस ने 2 किंगडम सिस्टम बताया, एक बताया प्लांट, एक बताया एनिमल। खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल सी बात है। फिर क्वेश्चन ये निकल के आ सकता है कि इस सिस्टम से फर्क नहीं पता चला किसका? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का, जो कि लाइन मैंने तुम्हें यहां मार्क कराई। दूसरी लाइन क्या है? हमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का भी फर्क बिल्कुल भी पता नहीं चला। ठीक है, ध्यान रखना। और हमें यह भी नहीं पता चला कि फोटोसिंथेटिक कौन और नॉन फोटोसिंथेटिक कौन, कि फंगस को हम लोग किस ग्रुप में डालें। बात समझ में आ गई क्या? तो लिनायस का आइडिया अच्छा था कि दुनिया से सारा दुख मिटाते हैं। कौन पढ़ेगा 5 किंगडम 10 किंगडम? ऐसा करते हैं 2 किंगडम बताते हैं, या तो प्लांट है या तो एनिमल। बात समझ में आ रही है? इसकी कमियां हमने देखी, वो हमने क्लैरिटी ली। आगे माता वही थोड़ा ज्ञान देती हैं कि हम बहुत सारे ग्रुपिंग नहीं कर पाए, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, इसीलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज इनएडिक्वेट, याद रखना। ठीक है, इसके बाद माता आगे क्या डिस्कस है? बाकी पूरा टाइम पास किया गया। यहाँ आगे एक डिस्कशन आता है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। मतलब क्या कि समय के साथ साथ बहुत सारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बदलता गया। जो पहले लोगों को नहीं पता था व्हाट इज अ प्रोकैरियोट, व्हाट इज अ यूकैरियोट, बाद में पता चला तो इट बिकेम अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ तक क्लियर है चीजें सबको? एकदम क्लैरिटी आ चुकी है? क्या बात है, सुनो फिर बिल्कुल से आगे। अगर तुम्हें बीच में कुछ ऐसा लगता है ना, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, तो नीचे कमेंट्स में डाले आना, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के। अब सुनो आगे की कहानी। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगला जो इसमें और उसके बाद कुछ उतना खास है नहीं। देखो, जब तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो पूरा अभी रंग डालोगे, पूरा पोत डालोगे, जिसको मैं अगर मैं शुद्ध हिंदी में बताऊं तो तुम्हारे काम की चीज़ें इसमें से सिर्फ इतनी है बिल्कुल से। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं आगे। ये टेबल आता है, मैं टेबल्स को अलग से बताऊंगा तुम्हें, अभी के लिए हम सिर्फ पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ आता है आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन। नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनने क्या बताया? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया, बहुत खुशी से। कौन से 5 किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीईआरटी माता एक बहुत क्रिटिकल डिस्कशन करती हैं जो तुम सबको पता होना चाहिए। माता कहती हैं हमसे, है ना, माता ने बोला, क्या बोला माता ने कि द व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। प्रॉब्लम देखो, बुक ने लिखा है द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी अब मेन क्राइटेरिया एक नहीं है, बहुत सारे हैं। कौन सा? सेल स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है और फाइलोजेनेटिक रिलेशन है। एक का मतलब क्या कि सेल स्ट्रक्चर मतलब कैसा सेल है भाई, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, क्या चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम क्या चल रहा है। खाना कैसा खा रहा है, ऑटोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ है, रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, ये सब के सब क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। बात आई समझ में? इसके बाद एक और बेसिस है फाइलोजेनेटिक रिश्ता, यानी क्या इसको एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है। बात मेरी आ गई समझ में? तो ये इस पैराग्राफ में डिस्कशन आता है। नीट यूजी में यहाँ से एक सवाल निकल के आया था बहुत अच्छा। हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। उनने ऑप्शन था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए गए थे। तो अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, तो क्या लगाओगे ये मुझे नीचे कमेंट्स में, ये मैं कुछ कुछ ऐसा असाइनमेंट देता चलूंगा बीच में। ये आज की क्लास का पहला सवाल है, टेल मी इन द कमेंट्स इफ द आई विल रिपीट द क्वेश्चन, what is the main criteria for classification, or do this very simple task, find this previous year question जहाँ ये पूछा था what is the main criteria for classification, और उनमें से काफ़ी सारे ऑप्शन थे, उनमें से सिर्फ एक ही लगाना था तुम्हें मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो ज़रा वो क्वेश्चन खोजना, उसका जवाब खोजना और कमेंट में डालना, ये तुम्हारा आज का पहला काम है। ठीक है, इससे धीरे धीरे दिमाग खुलेगा। फिर माता आगे डिस्कस करती हैं। हम देखो, मैं जब पढ़ाता हूँ मैं कार्ल वूज पढ़ाता हूँ, 6 किंगडम में सब पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ माता कार्ल वूज नहीं लिखे हैं तो मैं बताऊँगा नहीं, अगले पैराग्राफ पे आ रहे सुनना। माता कहती हैं हमसे यहाँ पर
कि 3 डोमेन सिस्टम आया। 3 डोमेन में क्या डोमेन्स बने, एक बना आर्की बैक्टीरिया का डोमेन, एक बना यूकैरिया का डोमेन, है ना। इस तरीके से हमारे पास डोमेन्स निकल गए। बेसिकली क्या किया गया कि हमारे पास जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं ना, मोनेरा, जैसे इसमें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमलिया। अब क्या किया गया, मोनेरा को 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक हमारे पास आर्की बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया, बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया, यूकैरिया को अलग कर दिया गया। तो ऐसे 3 डोमेन बन गए। बात समझ में आ गई क्या, क्लैरिटी आई इस चीज़ पर। तो माता की लाइन को सुनो एक बार। लाइन क्या कहती है कि 3 डोमेन सिस्टम, इसने क्या बोला कि किंगडम को, मोनेरा को 2 डोमेन में तोड़ो और एक यूकैरियोटिक किंगडम्स को एक तीसरे डोमेन में बनाओ। मतलब अब माता ने नहीं बताया है इन डोमेन्स का नाम, तो एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन देख रहे तो हम नहीं पढ़ेंगे उन सब का नाम, ठीक है, जनरल सुन के रख लो। अभी तक था क्या, किंगडम, ठीक है। किंगडम याद है सबको, कौन से किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमलिया, ये 5 किंगडम पढ़ते हो। अब घपला गड़बड़ कहाँ की गई, हम मोनेरा में एक ग्रुप पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब जब 3 डोमेन्स बनाए गए तो एक आर्की का अलग डोमेन बनाया, यू बैक्टीरिया का अलग डोमेन बनाया और यूकैरिया का अलग डोमेन बनाया। बात समझ में आ गई क्या। आर्की बैक्टीरिया में, आर्किया में क्या है, आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में सारे के सारे ट्रू यू बैक्टीरिया आ गए। यूकैरियोटा में 4 आ गए, कौन सा, तुम्हारे पास अगले वाले हमारे पास प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमलिया। तो प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमल, तो कितने किंगडम हुए, एक किंगडम यहाँ, एक किंगडम यहाँ, फिर यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, टोटल हमारे पास 6 किंगडम हो गए। बात आ गई समझ में सबको, यानी कि 3 डोमेन्स एंड 6 किंगडम्स ऑफ लाइफ। माता यही हमसे बताना चाह रही हैं कि हमारे पास 3 डोमेन कौन से, ध्यान से सुनना, बुक में पूरा लिखा नहीं है। पहला डोमेन हमारे पास आर्किया, जिसमें आर्की बैक्टीरिया है, फिर हमारे पास क्या, यू बैक्टीरिया का ग्रुप आया, और उसके बाद तीसरा डोमेन क्या, यूकैरिया, ठीक है। यूकैरिया के अंदर 4 पार्ट, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमलिया, ये 4 पार्ट की मैं बात करता हूं, और पहले में हमारे पास 2 पार्ट, तो टोटल कितने हो गए, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो तो बीच में पूछ लेना। ये जो बाजू में मैंने लिखा है ये थोड़ा 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तुम्हारे लिए जानने के लिए, ठीक है। फिर माता आगे लिखते हैं ना, यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, ठीक है। तो बस इसको यहीं पे इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। इसमें से एक और छुपा हुआ क्वेश्चन मैं बताता हूँ। माता यहाँ छुपाती हैं एक बहुत बेहतरीन सवाल, मैं तुम्हारे सामने एक बार लिख देता हूँ फॉर अल्टीमेट क्लैरिटी, कि मैंने कहा 3 डोमेन, एक डोमेन कौन सा, आर्किया, एक डोमेन कौन सा, यू बैक्टीरिया, एक डोमेन कौन सा, यूकैरिया। इसमें कितना किंगडम, एक किंगडम, ठीक है। इसमें कितना किंगडम, एक किंगडम। इसमें कितना किंगडम, 4 किंगडम। टोटल कितने किंगडम हो गए, 6। तो मैंने क्या कहा, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सवाल ये आ सकता है कि एज पर दी 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हाउ मेनी किंगडम्स आर देयर, बोले 6। अगर तुमसे पूछे एज पर 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बताओ ऐसे कितने किंगडम उसके अंदर बने जो मेरे पास यूकैरियोटिक किंगडम्स थे, तो 4। कोई पूछे कितने प्रोकैरियोटिक किंगडम बने 3 किंगडम के, 3 डोमेन के हिसाब से, तो 2 प्रोकैरियोटिक हमारे पास किंगडम्स निकल के चले आए। तो इतने सवाल यहाँ तक हमारे पास निकल सकते हैं। फिर हम चलते हैं बिल्कुल से अगले स्टेटमेंट्स की तरफ, बहुत ध्यान से सुनना। माता आगे ये पैराग्राफ लेके आती है जो बहुत परेशान करती है, मैं तुमको ब्रीफली बता दूं। इस टेबल पे लौट के आओ। अब ये टेबल बताता हूँ, फिर मैं पैराग्राफ पे चलता हूँ। ये टेबल हमसे बहुत कुछ चीख चीख के कहना चाहता है कि हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच वेटेकर ने दिया, उसके बेसिक डिस्टिंक्शंस आखिरकार क्या निकल करके आए हुए, जरा हम उन्हें पकड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंटर हमारे पास आता है मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंगस, देन प्लांट और देन एनिमलिया। ध्यान से समझना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल टाइप के बेसिस पे 2 पार्ट। मोनेरान्स आर दी ओनली प्रोकैरियोट्स इन द 5 किंगडम सिस्टम, रेस्ट ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोटिक। नाउ इट इज कॉमन सेंस कि अगर मैं प्रोकैरियोट कहता हूं तो क्या मैं इतना जानता हूं कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, मतलब नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है। क्या मैं उसमें कह सकता हूं नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर, दैट इज कॉमन सेंस। तो माता आगे क्या लिखती हैं, ध्यान से देखो, कॉमन सेंस को भी माता लिखती हैं बिकॉज कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ठीक है। खैर, मोनेरा में सेल टाइप आया प्रोकैरियोटिक, मैंने लिखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या एब्सेंट है, सारे यूकैरियोट में प्रेजेंट होगी, ये पूरी तरह से कॉमन सेंस की बात थी। फिर माता कहती हैं सेल वॉल। सेल वॉल अगर मोनेरा में है
तो वो किसकी बनी है? सेलुलोज की तो बिल्कुल नहीं बनी है, ये याद रखने वाली बात। तो क्या लगा हुआ है? पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड। बात समझे? ये सबसे पहला पॉइंट आया। दूसरा, प्रोटिस्टांस की अगर मैं बात करूंगा तो सेल वॉल क्या सब में है? नहीं, हम पढ़ेंगे जब प्रोटिस्टा तो वहाँ चलेंगे। अगर है तो हाँ कुछ में है, उसमें वेरी करता है। जैसे जब मैं पढ़ाऊंगा डायटम्स तो सिलिका है, अगले में स्टिफ सेलुलोज प्लेट है, यूग्लेना के ऊपर पेलिकल लगा हुआ है ना, हम पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ क्या है? प्रेजेंट इन सम, की कुछ में है कुछ में नहीं है। फंगस की डेफिनेशन चलती है क्या? काइटिन की सेल वॉल लगी हुई है। बात समझे? फिर प्लांटे की डेफिनेशन किसके ऊपर चलती है? कि सेलुलोजिक सेल वॉल है, और एनिमेलिया में ये एब्सेंट है। माता के पैराग्राफ के दो हमारे पास सेक्शन, 3 सेक्शंस कवर होते हैं। फिर माता बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताती हैं कि मोनेरान्स एंड प्रोटिस्टान्स, हम तो कहते ही हैं कि मोनेरान्स आर द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड द प्रोटिस्टान्स आर द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये फिक्स है, याद रखना। तो वही हमने कहा यहाँ सेलुलर सेलुलर, आगे थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, यहाँ टिश्यू ऑर्गन, यहाँ टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। यह मेरे पास एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब तुम इसमें फाइलोजेनी भी ट्रेस कर सकते हो। फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशनरी रिश्ता, यानी अगर मेरे पास दो ऑर्गेनिज्म है, एक ए और एक बी, और बी बाद में आया, ए पहले आया, यानी ए से बी बढ़ रहे हो। अगर बी इज मोर एडवांस देन ए, देन दैट शोकेस, अगर मैं लिखता हूँ ए के बाद ऐसे बी, यही अगर इसी हिसाब से क्लासिफाई करते, इसका मतलब क्या? इट इज़ ए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि जो पहले आया उसको पहले लिखा और जो बाद में आया उसको बाद में लिखा। एब्सोल्यूट कॉमन सेंस माता यहाँ पर यहाँ दिखाती हैं कैसे। शुरू में सेलुलर था, बाद में देखो टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल तक पहुँच गया। इसमें जिसको अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो बेसिक क्लियर रखो कि जब मैं कहता हूँ सेलुलर, मतलब मैं कहता हूँ सेलुलर लेवल, सेल मिला टिश्यू बना, टिश्यू मिला ऑर्गन मिला, ऑर्गन मिला क्या बना? ऑर्गन सिस्टम मिला क्या बना? ऑर्गेनिज्म। सीक्वेंस समझ में आ रही है? तो माता यहाँ पर देखो एवोल्यूशन भी दिखाने की कोशिश करती है, खूबसूरती है माता की। माता अगली पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्कस करती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि इस ग्रुप का मेंबर खाएगा तो क्या खाएगा। मोनेरान्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और ये हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। एक शब्द आ रहा है इसमें ट्रॉफिया। ट्रॉफिया शब्द का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी खाना पकाना। ठीक है, खाना पकाना न्यूट्रिशन मतलब नहीं सर, बस न्यूट्रिशन एज इन कुछ कंपोनेंट काम भर के अपना न्यूट्रिशन अगर खुद करे तो मैंने कहा ऑटोट्रॉफिक। बात समझे क्या? ऑटो मतलब खुद, ट्रॉफिया मतलब न्यूट्रिशन, यानी अपने शरीर की खाने पीने की ज़रूरतों को जो खुद पूरा करे वो कैसा ऑर्गेनिज्म? ऑटोट्रॉफिक। अब ज़रूरत खाने पीने की दो तरीके से पूरी हो सकती है। अगर खाने का जो बेसिक सोर्स है, जो खाना बनाने का सोर्स है, वो लाइट हो, तो अगर लाइट इज द सोर्स, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, हम उन्हें फोटोसिंथेटिक कहते हैं। अगर केमिकल सोर्स हो तो हम कीमोसिंथेटिक कहते हैं। इसमें एक ज़रूरी बात, इनऑर्गेनिक केमिकल याद रखना। तो मेरे पास ऑटोट्रॉफ में दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी को मैं यहाँ कहता हूँ कीमोसिंथेटिक और एक को मैं कहता हूँ फोटोसिंथेटिक। बात आ गई समझ में? फिर चर्चा होती है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। हेटेरोट्रॉफ में मेरे पास दो प्रकार, एक मेरे पास आता है निकल करके क्या? सैप्रोफिटिक, और एक आता है पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब क्या? डेड डीकेइंग पे जो जी है। पैरासिटिक मतलब ऐसे कोई, जैसे अमरबेल है, अमरबेल जानते, इसका मेंबर नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बड़ी बड़ी मछलियों पे छोटी मछलियाँ हैं, पैरासाइट्स होती है, परजीवी जिनको हम कहते हैं। ठीक है, फिर माता अगला ग्रुप चलाती हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी तुम्हें ऑटोट्रॉफ मिलेंगे, हेट्रोट्रॉफ मिलेंगे, दोनों प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। अगला ग्रुप आता है फंगस। फंगस में हमें हेट्रोट्रॉफ मिलेंगे, जिसमें सैप्रोफाइट और पैरासाइट दोनों टाइप के हो सकते हैं, याद रखना। फिर हमारे पास आते हैं प्लांटेई। प्लांट की मैं बात करूंगा सो यहाँ कोई भी हेट्रोट्रॉफ नहीं मिलेगा, यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफ मिल रहे होंगे, इसको दिमाग में रखें। इसके बाद हमारे पास निकल के आते हैं क्या? किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया में सबके सब हेट्रोट्रॉफ है कि नो सेल वॉल, अपना खाना खुद ना बनाए, जानवर है वैसे ही आलसी है। ऑर्गेनिज्म कैसा? हेटेरोट्रॉफिक। उसमें मोड क्या है? होलोजोइक है तो सैप्रोफिटिक। होलोजोइक मतलब जैसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट, होलो मतलब पूरा, जोआ मतलब जानवर, तो डायरेक्टली इंजेस्टिंग द होल जानवर इनसाइड एंड देन फर्दर डाइजेस्टिंग। होलोजोइक हम लैंग्वेज मतलब लिटरल मीनिंग बता रहा हूँ। होलो मतलब पूरा, सुना है ना? होलो पैरासाइट, होलो मतलब होता है पूरा, होलो एंजाइम है ना, कंप्लीट।
जोइक, जोआ मतलब जानवर, याद रखना, ठीक है। तो ये टेबल माता कुछ इस प्रकार समझाती हैं। फिर माता का ये पैराग्राफ शुरू होता है जो बहुत दुख भरा है। बहुत ध्यान से सुनना, हम वर्ड टू वर्ड चलेंगे, जो काम का है उसको यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। माता यहाँ शुरुआत करती है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ योर अटेंशन राइट हियर। ध्यान बनाए रखेंगे और बीच में पॉज करके कहीं और हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं, सुनना। माता कहती हैं 5 किंगडम वर्सेस पुराने किंगडम्स। देखो, जब मैं कहता हूँ मोनेरा तो मैं कहता हूँ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ठीक। जब मैं कहता हूँ प्रोटिस्टा तो मैं कहता हूँ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक एनिमल है, प्रोटोजोआ है। अब प्रोटोजोआ जानवर जैसा है, अब लेकिन मैं प्रोटोजोआ इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट, वेयर शुड आई पुट इट? इट शुड बी इन किंगडम एनिमैलिया और प्रोटिस्टा। दैट इज द प्रॉब्लम। यही डिस्कशन यहाँ आगे है, ध्यान से सुनना। माता कहती हैं कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन्होंने बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंगस को, मॉस को, जिम्नोस्पर्म को, फर्न को, एंजियोस्पर्म को, सब में किसको रखा था? प्लांट में ही डाल दिया था। बात समझ में आ गई क्या? और ऐसा करने का लॉजिक क्या था कि इस प्लांट ग्रुप में हर वो ऑर्गेनिज्म होगा, इसका मतलब उसके पास सेल वॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी सवाल निकलता है। सवाल क्या निकलता है, ज़रा उसको समझने की कोशिश करो कि पुराने क्लासिफिकेशन में प्लांट को प्लांट बोलने का क्या लॉजिक था कि अगर सेल वॉल है तो वो प्लांट किंगडम का मेंबर होगा। ये अभी का नहीं है, पुराना क्लासिफिकेशन, इसलिए बैक्टीरिया में सेल वॉल था, उसको भी प्लांट में डाल दिया। ब्लू ग्रीन एल्गी में था, उसको भी डाल दिया। फंगस में था, उसको भी डाल दिया। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? इसको दिमाग में डाल करके बिल्कुल से रखेंगे। लेकिन इससे समस्या क्या आ रही थी, देखो, इसकी वजह से इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड बीजीए विद अदर ग्रुप्स व्हिच आर यूकैरियोटिक। यानी वही प्रॉब्लम, वी आर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक श्योर वी हैव एन ईजी वे टू स्टडी, बट नाउ इफ आई हैव अ ग्रुप कॉल्ड एज प्लांटेई, और मैंने प्लांट किंगडम में प्लांट किंगडम डिफाइन किया, मैंने कहा जिस पे सेल वॉल वो आ जाओ। तो भाई बैक्टीरिया भी एक जगह पर, जिम्नोस्पर्म भी एक जगह पर, क्या हमने अभी पढ़ा ना, दोनों के पास सेल वॉल है। बात समझ रहे हो? तो ये सेम ग्रुप में चले आए, दैट वाज अ प्रॉब्लम। इसकी वजह से ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर भी एक साथ आ गए। इनमें कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? फॉर एग्जाम्पल कोचिंगों में, या मैं खुद ऑनलाइन में भी, ठीक है, एक बैच बनाता हूँ, जैसे SRG ऑफलाइन में होता है ना, स्पेशल रैंकर्स, तो फिर ऑनलाइन का होता है D360। जो उसमें रहा है उसको पता है, वो जीवन को बदल सा रख देता है बिल्कुल, ठीक है। तो कहानी कुछ होती है कि उस पर कुछ बेसिस है। अगर मैं पहला बेसिस ये बना दूं कि जो बच्चा पिछले साल नीट में 550 के ऊपर लाया था वही 360 में आएगा, 360 में आएगा, तो यार ये बेसिस की वजह से मैं बहुत सारे फ्रेशर्स को मिस कर जाऊंगा। तो मेरा बेसिस गलत हुआ ना। मेरा क्लासिफिकेशन, जो मैं एक अलग से रैंकर्स ग्रुप बना रहा हूँ, उसका क्लासिफिकेशन गलत हो। या तो मैं बोलूँ कि द बेसिस टू बी इन माई रैंकर्स ग्रुप इज यूज माई कोड, तो उससे कभी रैंक निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यार ऐसे थोड़ी होता है काम। बात तुम्हें मेरी समझ में आ रही है क्या? तो लॉजिक इसमें क्या है उसको समझने की कोशिश करें। बेसिस क्या है यहाँ, वही माता बता रही हैं कि जब मैंने प्लांट बोला तो मैंने कहा हर वो ग्रुप प्लांट में है जिसके पास सेल वॉल है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर साथ आ गए, प्रोकैरियोट यूकैरियोट साथ आ गए। याद रखना, क्लामाइडोमोनास, पायरोगायरा, ये दोनों एल्गी में आ गए। बात समझ में आ गई क्या? इस क्लासिफिकेशन में देखो, फंगस ऑल्सो बिलोंग्स टू प्लांट। क्यों? क्योंकि फंगस के पास सेल वॉल है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक समस्या थी कि डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंगस एंड द ग्रीन प्लांट्स। बात समझ में आ गई क्या? इनफैक्ट सेल वॉल है तो कैसा सेल वॉल, ये अगला सवाल नहीं पूछा। हमने बस एक ग्रुप बनाया। हमारे ग्रुप का नाम क्या था? हमारे सारा दिक्कत हुआ बेसिस, कि किसी का कॉमन सेंस खराब हो जाए ना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद तय है। तो हमने एक ग्रुप बनाया, क्या? प्लांट। हमने बोला जिसके पास सेल वॉल है वो चले आओ। अब भाई सवाल तो ये भी पूछते ना, सेल वॉल है तो कौन सा सेल वॉल है? बात समझे? किसका बना हुआ सेल वॉल है? ठीक है, क्या वो अपना खाना खुद बना रहा है कि हेटेरोट्रॉफ है? क्या वो यूनिसेलुलर है कि मल्टी? इतने सवाल पूछे ही नहीं, पहले बेसिस पे ही बात खत्म कर दी। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये सारी समस्याएं थी टू किंगडम के साथ, याद रखना। आगे और क्या था बिल्कुल से, इसके बाद हमारे पास अगला क्या डिस्कशन आता है। देखो माता क्या कहना चाहती हैं, आगे चलते हैं। ये तो चलो ठीक है। माता कहती हैं कि जब और कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया, व्हेन सच कैरेक्टर्स वेर, कौन से कैरेक्टर? कि सेल वॉल तो कैसा सेल वॉल,
किसका बना हुआ है सेल वॉल, क्या वो खाना खुद बनाता है कि किसी और पे डिपेंडेंट होके बनाता है। तो जब इन सब को लिया गया तो क्लासिफिकेशन आया पांच किंगडम का, कि पहले पुराने क्लासिफिकेशन के हिसाब से जब फंगस प्लांट में आया करता था, अब वो फंगस का अलग से किंगडम बन गया, कौन सा, किंगडम फंजाई। सारे प्रोकैरियोट मोनेरा में चले गए, सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा में चले गए। अब मेरा रूल क्या कहता है, देखो पहले रूल क्या था, मैं यहां लिख दे रहा हूं तुम्हारे लिए छोटा सा, कि अर्ली टाइम फ्रेम में रूल क्या कहता था कि कोई भी चीज जो सेल वॉल वाली है वो प्लांट किंगडम में होगी। अभी लेटेस्ट रूल बहुत कुछ कहता है। लेटेस्ट रूल प्रोकैरियोट यूकैरियोट चेक करता है। लेटेस्ट रूल ये चेक करता है कि कौन सा यूनिसेलुलर कौन सा मल्टी सेलुलर। तो ये पुराना और लेटेस्ट का डिस्कशन है, ये लोगों को समझता ही नहीं है। पैराग्राफ आगे देखो। अब माता कहती हैं हमसे कि दुनिया का हर वो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है वो जाएगा किंगडम मोनेरा में। हर वो ऑर्गेनिज्म दुनिया का जो सिंगल सेल्ड है, जो एक सेल का बना है और वो यूकैरियोट है, वो जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा में। तो माता आगे लिखती हैं साफ भाषा में, माता क्या कहती हैं, देखो माता कहती हैं किंगडम प्रोटिस्टा की वजह से दुनिया में बहुत बदलाव आए। क्या बदलाव है वो देखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा इज ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास क्लोरेला। ये दोनों के दोनों पहले एल्गी में हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, इनको उठा करके डाल दिया प्रोटिस्टा में। तो क्लामाइडोमोनास क्लोरेला प्लांट वाले एग्जाम्पल है, और पैरामेसियम अमीबा, अब भाई ये एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल हैं, इनको उठा करके डाल दिया इसमें। बात तुम्हें समझ में आ गई क्या, कि पुराने क्लासिफिकेशन का बेसिस ही गलत था। अगर बेस खराब होता है, अगर नींव कमजोर होती है तो जिंदगी बर्बाद है। सेम कहानी थी कि पुराना क्लासिफिकेशन था, ये ऐसा है, इसको ऐसा कर दो। अब हमने और सवाल पूछे तो और ज्यादा दिमाग खुला। तो क्लामाइडोमोनास क्लोरेला पहले एल्गी में थे प्लांट के अंदर, अब वो कहाँ आ गए, प्रोटिस्टा में, ठीक है। पैरामेसियम अमीबा, ये दोनों ऑर्गेनिज्म पहले कहाँ थे, एनिमल किंगडम में थे, अब कहाँ आ गए, प्रोटिस्टा में। बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल से। माता फिर आगे थोड़ा और टाइम पास करती हैं, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्राइटेरिया बदल गया। ये सवाल आ सकता है एग्जाम में कि वाई दिस चेंज हैपेंड, बिकॉज द क्राइटेरिया चेंज। मेरा नजरिया बदल गया, देखने का तरीका बदल गया। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। और ऐसे बदलाव भविष्य में भी होंगे, वो ठीक है, भगवान करे तुम्हारा नीट निकल जाए, उसके बाद ही होनी सिलेबस बढ़ेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। माता और डिस्कस करती हैं कि एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि कोशिश हमेशा ये रही है कि एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व हो, और एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम जो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को देख के ना बांटें, उसके केमिकल सिस्टम को समझ के ना बांटें, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है सिर्फ उस पे ना बांटें, बट एक ऐसा क्लासिफिकेशन जो फाइलोजेनेटिक भी हो। बात समझ में आ गई क्या। यहाँ पर अब हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, किंगडम मोनेरा से। ये वाला पार्ट में भी टाइम पास है, इट इज़ नॉट दैट क्रिटिकल, ठीक है, इसको इग्नोर कर सकते हो। खाली इतना याद रखो, हम हमेशा फाइलोजेनिक को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अब तुम देखो, जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई तो इस पेज में कितना हाईलाइट हुआ। इस पेज में तो मैंने जो कलाकारी की है साइड में उसको इग्नोर करो, लेकिन हाईलाइट कितना हुआ वो देखो, और इसमें कितना हुआ वो देखो। देयर इज अ स्मार्ट वे टू डू थिंग्स गाइज, एंड वी हैव टू मेक श्योर वी आर डूइंग इट इफ यू वांट टू क्रैक इट, ठीक है। अदरवाइज पढ़ते तो सब है ना, गोल पी के तो सभी काम कर रहे हैं, लेकिन तरीके से काम करना जरूरी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सरप्राइज एलिमेंट। नाउ द सरप्राइज एलिमेंट पॉइंट नंबर 1, सर ये रटे कैसे दिमाग खराब हो जाता है इसको पढ़ते पढ़ते। एक मैंने सिंपल सा काम किया अभी, जैसे जो मैंने पढ़ा, ये तो चलो बैक्टीरिया के ऊपर सवाल है, मैं तुम्हें इस प्रकार से ट्रू फॉल्स बना के दूंगा टॉपिक वाइज। बात समझ में आ रही है क्या, कि अभी तुमने जितने पैराग्राफ पढ़े इसका ट्रू फॉल्स का तुम्हारे को सेट मिल जाएगा। और ये कब मिलेगा, ये मिलेगा एक ही जगह पर, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। जैसे मैं 8 बजे ये वीडियो डालूंगा, तो नियम से काम करते हैं, कंसिस्टेंटली काम करते हैं। 8 बजे कब आएगी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को ये वीडियो रोज 8 बजे आ जाएगी। 8 बजे तक मैं 8 बजे को जो भी मैं पैराग्राफ डिस्कस करूंगा, जैसे आज मैंने ये पैराग्राफ्स पढ़े, अब मैं यहाँ तक से जितने भी ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, ट्रू फॉल्स बेस्ड, वो सारे क्वेश्चंस को तुमको शेयर करूंगा, तो तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी कि तुम्हें एक एक लाइन याद हुई कि नहीं याद हुई। कहाँ शेयर करूंगा, ये मेरा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो। सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पर शेयर होगा, और ये शेयर होगा रात को 10 बजे। ऐसा क्यों, क्योंकि 8 बजे वीडियो डालूंगा,
तुम मेरे साथ एक बार पढ़ोगे, फिर एक बार खुद एनसीईआरटी का पैराग्राफ रीड करोगे और उसके बाद ट्रू फॉल्स लगाओगे तो दिमाग खुल जाएगा। बात समझ में, इतना काम करना। एक और सरप्राइज है, सर पूरा पढ़ लिए ट्रू फॉल्स लगा लिए, याद कैसे करें? मैं चम्मच से खिलाने नहीं जा रहा हूँ, मैं एक सैंपल दिखाने जा रहा हूँ। और अगर तुम रेगुलर रहे, कंसिस्टेंट रहे, तो आज से 4-5 महीने बाद मैं तुम्हें हर चैप्टर के लिए प्रोवाइड भी करवा दूंगा। ध्यान से देखना। दिस इज वन ऑफ द मास्टर पीसेस. It includes everything from NCERT biological classification in 3 pages. You might have heard the very famous 1-page note जो आज पूरी दुनिया कॉपी करती है, हमने आज से 3-4 साल पहले ही बना दिया था, ठीक है। तो 1-page नोट्स का ये अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें NCERT की खूबसूरत ज़रूरी लाइनों को भी इंक्लूड किया गया है, PYQs को भी इंक्लूड किया गया है, सब कुछ। तो मैं इसका भी PDF तुम्हें शेयर करूँगा। जैसे तुम यहाँ पर देखो, 2 किंगडम में क्या हुआ, लिनायस ने दिया, डिवाइड क्या किया प्लांट और एनिमल में, ये डिस्टिंग्विश नहीं किया यूकैरी और प्रोकैरी और फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में। 5 किंगडम आया, यूज़ किया गया, बेसिस किया गया, वो सारा बेसिस यहाँ पर लिख दिया। बाकी ये कुछ PYQs है जिनको मैंने यहाँ लिखा रखा है बिल्कुल से, ठीक है। फिर ये टेबल्स हमारे पास मेंशन किया, तो तुम्हारे को जीवन आसान बना देगा ऐसा कुछ। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि इससे इंस्पिरेशन लेकर के खुद बनाओ, ठीक है, क्योंकि अपनी चीज़ का जो है मज़ा अलग होता है। तो इसको तुम इसका मैं एक PDF डालूंगा, उसको चेक करो, तुम्हें एक आइडिया लगेगा कि काम किया कैसे जाता है। तो हर चैप्टर ऐसे 2 से 3 पेज में ले आके स्टेपल करके रख दोगे ना, तो रिवीजन ऐसे यूं चुटकी में बजा के होगा। अब तुम इसके पैरासाइट हो जाओगे अगर तुम मेरे ऊपर कि सर हमको बस आप कंटेंट देते जाओ, हम खाते जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, खाली फालतू की भीड़ इकट्ठा होगी। समझे बात को? सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सैम्पल की तरह यूज़ करो और खुद बनाओ, खुद बना करके अपने सैंपल्स रेडी करो और उसके थ्रू रिवीजन करो, ठीक है। डन। So that will be all in this video, and this was the first lecture for biological classification in the NCERT Nichod. You'll get the PDF on true false at 10 PM as promised, ठीक है। मेक श्योर यू आर रेगुलर। कब कब? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम को 8 बजे ये वीडियो हमेशा 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 तुम तक पहुंचती रहेगी। लेट्स क्रैक इट गाइज। आई वॉन्ट योर फीडबैक, सिंस दिस इज द फर्स्ट वीडियो यू कैन नॉट लीव विदाउट ड्रॉपिंग अ फीडबैक। तो वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हो, ड्रॉप डाउन योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल बी रीडिंग ईच ऑफ देम। कोई गिला शिकवा कमी तो वो भी मुझे बताएं। लेट्स क्रैक इट गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Consider subscribing only if you are to study, if you are like blah 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 type student. मतलब समझ रहे हो, blah blah type student होता ही नहीं है। मतलब बात तुम्हें समझ में आ रही है कि बस सर आज यहाँ कंटेंट उठाए, कल वहाँ कंटेंट उठाए, फिर इतना कंटेंट उठा लिए कि पढ़े क्या समझे ना पाए। ये वाले बच्चे हो तो सब्सक्राइब मत करना। अगर पढ़ना है, नीट क्रैक करना है, तभी यहाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक तो कर ही देना और कॉमेंट्स में फीडबैक ज़रूर डाल करके जाना। लेट्स क्रैक इट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।